Hi, good evening, guys. I hope I am audible to everyone. Is my voice clear? Am I audible to everyone? Okay, fine. Good evening. Okay. So हमने लास्ट क्लास में गुडविल करा था. आई होप कि गुडविल पूरा सबको क्लियर है. गुडविल में कोई डाउट नहीं बचा है. सारे क्वेश्चंस इजी थे. लास्ट वाले तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे जो हमने किए थे. क्वेश्चन नंबर 16 में डाउट है. ओके. तो ताने हम इसके लिए ना मंडे को एक डाउट सेशंस रखेंगे. मंडे को अगर कोई डाउट सेशंस में आता है तो उसमें वो डाउट्स जो होते हैं या जो मुश्किल क्वेश्चन होते हैं वो सारे कवर अप कर देंगे. तो इसमें गुडविल हो गया, फंडामेंटल हो गया, वो सारे के सारे टॉपिक्स कवर अप होंगे. तो मंडे विल बी आवर डाउट सेशन. ठीक है. ओके. तो आज हम जो है गाइस एडमिशन से चालू करते हैं. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. एंड इसके अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपके नेक्स्ट चैप्टर्स जो है उनके भी कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर होंगे. ठीक है ना. तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इस चैप्टर में अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे. तो इस चैप्टर में हम टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे. एंड अभी की स्पीड से हम ठीक चल रहे हैं. ठीक है. बट ये है कि आप अपने घर पे जो होमवर्क कर रहे हो वो प्लीज़ सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना. एंड टेस्ट जो है आप रेगुलर बेसिस पे देते रहो. टेस्ट जो है वो प्लीज़ मिस मत करना. क्योंकि हमको आपके बाकी परफॉर्मेंस का बिना टेस्ट के कुछ भी पता नहीं चलेगा. ठीक है गाइस. ओके. सो हम स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. What do we mean by admission of a partner? We mean कि हमारा जो भी एक फॉर्म है, जो एग्जिस्टिंग फॉर्म है, दिस इज अ एग्जिस्टिंग फॉर्म. ठीक है. मिस्टर ए एंड मिस्टर बी ये एक एग्जिस्टिंग फॉर्म चला रहे हैं जिस फॉर्म के अंदर ये अपना कुछ भी शेयर में प्रॉफिट्स बांट रहे हैं. सी want to enter into the firm. So if C wants to enter into the firm, we can say that C जो है वो admit होके admission of a partner होगा. So simple सा logic, when a new partner want to enter into the existing firm is known as admission of a partner. ठीक है. अब हमको इस चैप्टर में सिंपल ये देखना है कि जब एक पार्टनर एडमिट होता है तो उस टाइम पे कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, क्या क्या करना पड़ता है. ठीक है. तो सिंपल सा लॉजिक एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटिंग इनटू द फर्म, व्हाट आर द ट्रांजेक्शंस, व्हाट आर द न्यू एंट्रीज जब हम उसके अंदर करते हैं. ठीक है. तो पहले एक छोटी सी कहानी सुनते हैं, उसके बाद विल स्टार्ट विद एवरीथिंग. तो जो हमारी छोटी सी कहानी है उस कहानी के अंदर हम पहले ये देखते हैं कि एक हमारी छोटी सी दुकान है. फॉर एग्जांपल हम लेते हैं अ, बिट्टू टिक्की वाला. आई थिंक BTW सबको पता है. ऑलमोस्ट एवरीवन हैज हर्ड ऑफ इट. ठीक है. BTW एक छोटी सी दुकान है. बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा एंटरप्राइज नहीं है. ठीक है. बहुत छोटा एंटरप्राइज भी नहीं है. ठीक है. अब उसकी दुकान के अंदर जो एक छोटी सी दुकान होगी उसके अंदर उसने कितने का रॉ मटेरियल रख रखा होगा. बिट्टू टिक्की वाले की एक छोटी सी दुकान है, उसके अंदर उसने कितने का रॉ मटेरियल रख रखा होगा, कितने रुपए का रॉ मटेरियल एक्चुअली में उसमें होगा. उसमें रॉ मटेरियल होगा ज्यादा से ज्यादा 30 40 50 हज़ार. भाई चाहिए क्या, आटा चाहिए, आलू चाहिए, घी चाहिए, थोड़ी बहुत डिस्पोजेबल प्लेट्स चाहिए, चम्मच चाहिए. उसके अलावा रॉ मटेरियल में ऐसा तो नहीं है ना कि भाई लाखों का होगा. यस. अभी ना गुडविल इज ओवर. गुडविल में 2 क्लासेस थी. आज हम एडमिशन चालू कर रहे हैं. और थोड़ा सा जल्दी आया करो. लेट आप मत आया करो. आप हर क्लास में लेट आ रहे हो. ओके. सो हमारा जो है जो वो बिट्टू टिक्की वाला है उसकी शॉप की अगर मैं बात करूं उसके पास जो, नहीं वेटेज वाला नहीं है हमारे कोर्स में. वेटेज वाला नहीं करेंगे. रिवीजन के टाइम पे उसके 1 2 क्वेश्चंस कर लेंगे बस. वैसे हमारे कोर्स में नहीं. ओके. सो हम वापस आते हैं एडमिशन पे. एडमिशन में जो बिट्टू टिक्की वाला है, BTW है, उसकी शॉप पे अगर मैं बात करूंगा तो सामान कितने का पड़ा होगा. सामान उसकी दुकान पे पड़ा होगा जी हार्डली 40 50 हज़ार का. चलो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सामान होगा तो आपका 1 लाख का सामान हो जाएगा.
ठीक है। तो 1 लाख का उसने अपने यहाँ पे सामान रख रखा है, जो कि मैं बोलता हूँ उसके डे टू डे में यूज में आता है। उसके यहाँ पे फर्नीचर कितने का होगा? 5-10 लाख का। इससे ऊपर का तो फर्नीचर नहीं होगा गाइस। 5-10 लाख से ऊपर का तो फर्नीचर नहीं होगा ना बीटीडब्ल्यू वाले की शॉप में, या किसी भी एक नॉर्मल जो एक रेस्टोरेंट, छोटा रेस्टोरेंट है, उस छोटे रेस्टोरेंट की शॉप में 5-10 लाख से ऊपर का फर्नीचर नहीं होगा। और 50,000 से लाख से ज्यादा का उसका वो नहीं होगा, क्या बोलते हैं, सामान नहीं होगा उसके पास। ठीक है। उसको जो एम्प्लॉयज की सैलरी देनी है, बिजली पानी देना है, वो अलग चीजें हैं। ठीक है। बट आपका जो उसने शॉप में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जिसको मैं इन्वेस्टमेंट बोल सकता हूँ, तो करंट एसेट्स में उसने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी वो दे रखी होगी आपकी 1 लाख की मैक्सिमम। और जो फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी वो कर रखी होगी उसने हार्डली 5-10 लाख की। क्या इसके बहुत ज्यादा बड़े क्रेडिटर्स भी होंगे? क्या बहुत ज्यादा क्रेडिटर्स भी होंगे? भाई ज्यादा से ज्यादा 50,000 लाख रुपए का सामान ले रहा है, चलो आलू उधार पे ले लिया, आटा उधार पे ले लिया, तो क्रेडिटर्स बहुत मेजर ऐसे करोड़ों में तो उसके क्रेडिटर्स नहीं होंगे ना। ओके। कस्टमर को सामान बेचता है, तो क्या बहुत ज्यादा उधार पे बेचता होगा या उधार पे भी नहीं बेचता होगा? उधार का काम होगा या कैश का काम होगा? ओनली कैश का काम होगा। चलो मान लेते हैं उधार में उसके ऊपर नीचे छोटे मोटे ऑफिसेज हैं, उसमें उसका डेली के 10 20 50 लोगों का जाता है, वहां पे छोटा मोटा उधार चलता होगा। बट हम ये बोल सकते हैं जी 95% काम जो है उसका कैश का होता होगा, 5% छोटा मोटा काम उधार का होता होगा। तो वो भी बहुत बड़ा नहीं होगा, वो भी आपका 10 5 5 7 लाख का होगा। तो 5-7 लाख के डेटर्स हो सकते हैं, 5-7 लाख के क्रेडिटर्स हो सकते हैं। 1 लाख डेली का रॉ मटेरियल जिसको हम करंट एसेट बोल देते हैं, स्टॉक बोल दूं, और 5 से 10 लाख का फर्नीचर। बट आपके टू टिक्के वाले की सेल्स के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं, तो क्या महीने के वो 10 से 20 लाख रुपए कमा लेता होगा? क्या एक शॉप से, जिस शॉप की हम बात कर रहे हैं उस शॉप से बीटीडब्ल्यू वाला 10 से 20 लाख या उससे ज्यादा कमा लेता होगा? श्योर है? पक्का? ओके, ये हम सब श्योर है कि 10 से 20 लाख या उससे ज्यादा कमा लेता होगा। पर मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, ईयर की बात नहीं कर रहा। ओके। अब अगर हम उसकी एनुअल इनकम की बात करें तो मैं 10 लाख से कैलकुलेट करता हूँ। तो 10 लाख से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसकी एनुअल इनकम हो गई 1 करोड़ 20 लाख, खर्चे काटने के बाद, रेंट और एम्प्लॉय की सैलरी देने के बाद उसकी एनुअल इनकम हो गई 1 करोड़ 20 लाख। विद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितनी है उसकी? 10 से 15 लाख। भाई जो रॉ मटेरियल है वो डेली बेचता है, डेली खरीदता है, डेली बेचता है, डेली खरीदता है, तो उसको कोई महीने भर का तो स्टॉक ला के रखना नहीं पड़ता। और अगर महीने भर का स्टॉक ला के भी रखूंगा तो आटे का रख लूंगा, आलू का 5 दिन का रख लूंगा, घी का 1 महीने का रख लूंगा। अदरवाइज तो ये है कि डेली आता जा रहा है, बिकता जा रहा है, डेली बेसिस पे मैं लाता जा रहा हूँ। तो क्या मैं 10 15 20 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 1 करोड़ या 1.5 करोड़ कमा पा रहा हूँ? ये बहुत छोटा सा एग्जांपल है, हर बिजनेस डिफरेंट तरीके का होता है, हर बिजनेस का साइकिल भी डिफरेंट तरीके का होता है। जो हमने एग्जांपल लिया उस एग्जांपल के अंदर हम देख रहे हैं कि 10 से 15 लाख की इन्वेस्टमेंट और आपका जो रेवेन्यू है कम से कम 1 करोड़ 20 लाख का रेवेन्यू, ओ सॉरी प्रॉफिट, 1 करोड़ 20 लाख का प्रॉफिट। उस केस के अंदर हम ये देखते हैं कि जी आज की डेट में मैं कहता हूँ बिट्टू टिक्की वाले को, भाई तू ऐसा कर, मुझे ना अपनी फर्म में पार्टनर बना ले। ठीक है। उसकी जॉब पे जाता हूँ और उसकी शॉप पे जाके बोलता हूँ कि भाई ऐसा करते हैं कि जो तेरी शॉप पे मैं देख रहा हूँ कि तेरी शॉप के अंदर सामान 10 15 लाख का रखा हुआ है, तो 15 लाख का सामान लगा हुआ है, तो ऐसा करता हूँ जी मैं तेरे को 5 लाख देता हूँ, मुझे 1/3 का पार्टनर बना ले। क्या वो बनाएगा? क्योंकि सामान की तो 1/3 की कॉस्ट दे रहा हूँ मैं। अगर मैं उसको 1/3 सामान के पैसे देता हूँ 15 लाख रुपए पे, मैं उसको 5 लाख रुपए देता हूँ, तो क्या मुझे वो पार्टनर बनाएगा? नहीं। चलो मैं उसको बोलता हूँ तू क्या याद रखेगा, मैं बहुत दिलदार आदमी हूँ, मैं तुझे 10 लाख रुपए देता हूँ, मैं तुझे 5 लाख नहीं 10 लाख रुपए देता हूँ, तू मुझे 1/3 का पार्टनर बना ले। 15 लाख तेरी सामान जो कान में लगे हैं,
15 लाख तेरी दुकान में लगे हुए हैं और मैं तेरे को, मेरे हिस्से के बनते हैं 5 लाख, बट मैं तुझे देता हूँ 10 लाख, तो क्या मुझे पार्टनर बना लेगा वो? 4 बच्चों ने बोला यस। अनीता यस, अक्षित यस, तानिया यस, प्रथम यस, सोनाक्षी नो। हाँ वीरेंद्र, वो तो 1/3 ऑफ एक्सपेंस भी बियर करेगा, प्रॉफिट भी बियर करेगा, दोनों चीजें ही 1/3 बियर करेगा। हाँ, एक ही शॉप की बात कर रहे हैं फिर, एक ही शॉप के एक्सपेंसेस, एक ही शॉप का फर्नीचर, एक ही शॉप के प्रॉफिट्स। ठीक है, अभी एक ही शॉप की बात कर रहे हैं, बीटीडब्ल्यू की मानते हैं एक ही शॉप है, उसी शॉप का प्रॉफिट, उसी शॉप के एक्सपेंस, उसी शॉप का पार्टनर। ठीक है, तो इन दैट केस हमने उसको कहा जी 15 लाख में आप जो है हमको हमको 15 लाख में से 5 लाख की जगह 10 लाख दे रहे हो, तो हमें तो बहुत प्रॉफिट हो गया, तो हमारे हिसाब से वो पार्टनर बना लेना चाहिए। ठीक है ना? आप सबने उसको ऑलमोस्ट यस बोला है, सबने, एक दो बच्चों को छोड़ के बाकी सबने यस बोला। ठीक है, अब बच्चे सुनो, क्या बीटीडब्ल्यू ने जो, अगर वो 10 लाख रुपए लेता है तो उसको प्रॉफिट के भी तो 1/3 देना पड़ेगा। क्या वो, उसने 5 लाख के सामान के चलो 10 लाख ले लिए, उसका साल का प्रॉफिट है 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख में से 1/3 तो हो गया 40 लाख, मतलब वो सिर्फ 5 लाख ले रहा है, और चलते हुए बिजनेस में जिसमें कोई रिस्क नहीं है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बंद होने के लिए जिसके कोई चांसेस नहीं है, साल का 40 लाख रुपए उसको देने लगा। क्या ये कोई भी सिचुएशन बनती है कि भाई साल का मैं 40 लाख रुपए उसको दे दूं फालतू में बैठे बिठाए, और सिर्फ 5 लाख फालतू लूं? भाई ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना। हम, बीटीडब्ल्यू आज का थोड़ी है, आज से 20 साल पहले उसने शॉप खोली, एक छोट बीटीडब्ल्यू नहीं, दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, उसने छोटी सी दुकान पे शॉप खोली, छोटी सी दुकान शॉप खोली, वहां पे मेहनत करी, लॉसेस करे, रिस्क करे, सारा का सारा काम करा। आज जब वो इतना बड़ा हो गया और उसने इतने अपना नाम और फेम बना लिया, तो आप कहते हो जी थोड़ा सा पैसा फालतू लो और पार्टनर बन जाओ। ऐसे तो हर बंदा दुनिया का एक चलते हुए बिजनेस के अंदर थोड़ा सा ज्यादा पैसा देके पार्टनर बन जाएगा, बट नो, वो ये कहता है, एक सिंपल सा लॉजिक कहता है जी आपको पार्टनर बनना है तो ठीक है, पार्टनर बनने के लिए दो चीजें होती हैं। ठीक है, दो ही चीजें सिर्फ चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन पे आते हैं जी, ये है आपका बीटीडब्ल्यू और ये है हम खुशी खुशी उसके पास गए। बीटीडब्ल्यू के पास इन्वेस्टमेंट के नाम पे कितना लगा हुआ है उसने, 15 लाख। ये 15 लाख रुपए उसने इन्वेस्टमेंट के नाम पे लगा रखे हैं। ठीक है, अब वो प्रॉफिट कितना कमाता है, वो प्रॉफिट कमाता है जी एनुअली 1 करोड़ 20 लाख। ठीक है, दिस इज द एनुअल प्रॉफिट जो कि वो कमाता है। हम उसके पास गए, हम कहते हैं जी हमें आपके बिजनेस में 1/3 हिस्सा चाहिए। वो सोचता है, कहता है कि ठीक है सर, आप ऐसा करो, जितना पैसा बनता है आप बताओ, वो भी बहुत हेडेक हो गई है उसको, वो सोचता है जी ठीक है पार्टनर बना लेते हैं। तो वो कहता है जी ठीक है, सी एडमिट हो जाओ, कितना हिस्सा बनता है आप बताओ, उसके हिसाब से पैसे देते हैं। अभी हमने गुडविल चैप्टर भी पढ़ा है गाइस। वो ये कहता है जी आप ऐसा करो, जो एक तो मैंने सामान लगा रखा है, तो एक तो जो मैंने एसेट्स लगा रखे हैं, मैंने सामान लगा रखा है, मुझे उसका 1/3 पैसा दो। तो सामान कितने का लगा रखा है मैंने, 15 लाख का, तो उसके नाम पे जो मुझे दो वो आप कैपिटल दो। ठीक है जी, क्योंकि एक जो मैंने पैसा लगा रखा है, तो जी 1/3 15 लाख का 5 लाख बनता है, तो एक तो आपके हिस्से का पैसा ये बना 15 लाख पे 5 लाख, तो एक तो आप मुझे ये दो, प्लस मेरी इस टाइम पे जो फॉर्म है वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए साल का कमा रही है। तो अगर मेरी फॉर्म इतना कमा रही है तो मैंने बहुत सालों का रिस्क लिया होगा, बहुत सालों से मैं इसमें काम कर रहा हूँ। हर कोई हर कोई टिक्की बेचने वाला तो इतना प्रॉफिट नहीं कमा रहा ना, छोटी छोटी शॉप्स खोल के बैठे हुए हैं वो तो इतना नहीं कमा रहे। तो अगर हजारों में से सिर्फ एक कमाने लगा है, तो उसने कहीं लॉस लिया होगा, कहीं पे रिस्क लिया होगा, कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स करी होगी, तब कमाने लगा है। तो वो कहता है जी जो ये मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ,
अभी हमने जो पिछले चैप्टर में पढ़ा है गुडविल चैप्टर में कि गुडविल कैसे वैल्यू होती है, उसमें वो कहता है जी ये 1 साल का प्रॉफिट है, मैं तो 4 साल के बदले के प्रॉफिट के बराबर अपनी गुडविल मानता हूं। तो 4 साल का प्रॉफिट कितना हो गया, 4 करोड़ 80 लाख। वो कहता है जी मैं 4 साल के प्रॉफिट के बराबर की अपनी गुडविल मानता हूं कि मेरे फॉर्म की 4 साल के बराबर फ्यूचर 4 साल अगर मैं आज बेचता हूं तो 4 साल जितना तो पैसा कम से कम मुझे चाहिए, कम से कम, अदरवाइज तो इससे बहुत ज्यादा लेते हैं। वो कहता है जी 4 साल के बराबर का मुझे पैसा चाहिए। तो वो कहता है जी आपको 4 करोड़ 80 का मेरे को कम से कम गुडविल होनी चाहिए वो द फॉर्म। आपका हिस्सा 1/3, तो ये कितना बना 1 करोड़ 60 लाख। ये पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में कि आपका जो गुडविल होती है वो 1 साल का जितना प्रॉफिट होता है उसके बेसिस पे कैलकुलेट होती है, और सी जितने पार्टनर के लिए फॉर्म के लिए आना चाह रहा है वो उतने के बराबर की गुडविल देता है। तो जब एक पार्टनर फॉर्म में एडमिट होता है तो उसको दो चीजें लानी होती है। पहली चीज लानी होती है उसको कैपिटल, जो फॉर्म में ऑलरेडी दूसरों ने पैसा लगा रखा है उसके बराबर का पैसा, प्लस जो दूसरों ने रिस्क ले रखा था, जो इतने सालों से काम करके उन्होंने इस लेवल तक पहुंचाया था, उस लेवल तक पहुंचाने के लिए उसके शेयर का पैसा। नए पार्टनर के आने से सेल थोड़ी बढ़ जाएगी, अगर नया पार्टनर आएगा तो सेल तो उतनी ही रहेगी। तो जब सेम सेल है और सेम सेल के अंदर ही आपका फॉर्म जो है वो एक्सटेंड हो रही है। एक मिनट गाइस, एक मिनट होल्ड करना। सॉरी। सो हम ये कह रहे थे कि हम जो है उस में बोलते हैं जी हमने इतना मेहनत करा और इतनी मेहनत करने के बाद में हम 4 करोड़ 80 लाख के बराबर का कम से कम मुझे प्रॉफिट चाहिए। आप जितना शेयर मांग रहे हो उसके लिए सेल तो बढ़ेगी नहीं, सेल तो उतनी है। क्यों? क्योंकि दुनिया को थोड़ी पता है कि मैं पार्टनर एडमिट कर रहा हूँ। तो मेरा तो प्रॉफिट डिवाइड हो गया। मैंने जो मेहनत करी थी उसमें से 1/3 आप लेके जा रहे हो। तो अगर 1/3 आप लेके जा रहे हो और मेरा ऐसा बिजनेस है जिसमें रिस्क नहीं, चलता हुआ बिजनेस है, 10 साल 20 साल से चल रहा है, तो अगर फ्यूचर में भी कोई उसको बंद होने के चांसेस नहीं है, तो इस बिजनेस में आपको इतनी इनकम मिल रही है तो मुझे कम से कम 4 साल के बराबर का प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए। तो उसमें वो कहता है जी ये मेरी, ये आपके शेयर की गुडविल बनी और ये आपके शेयर का कैपिटल बना। तो मुझे 1 करोड़ 60 लाख की गुडविल चाहिए एंड 5 लाख का मुझे कैपिटल चाहिए। तब मैं सोच सकता हूं कि आप मेरी फर्म में एंटर करो। बाकी जो चीजें हैं वो वैसी ही रहेंगी, उसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आप जो पैसा लाओगे वो फर्म में चला गया, और जो गुडविल है वो पार्टनर का मेहनत का पैसा था, वो पार्टनर्स के पास चला गया। बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, किसी भी जगह पे कोई भी आपका प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ चेंजेस नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ आपके कैपिटल और गुडविल, ये दो चीजें सी लाएगा तो इन दैट केस उसको फॉर्म में एंटर करने दिया जाएगा। अगर वो दोनों में से कुछ लाने से मना करता है तो हम कहते हैं जी हम क्यों चलते हुए बिजनेस में आपको 40 लाख रुपए महीने का हिस्सेदार बनाएं। ऐसे तो 40 लाख रुपए बिना रिस्क का बिजनेस, चलता हुआ बिजनेस, कस्टमर इसके बने हुए हैं बिजनेस, और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लगा के इतना प्रॉफिट बन जाओ तो हम आपको एंटर नहीं करेंगे। क्लियर? एडमिशन के टाइम पे एक पार्टनर कैपिटल लाता है उसके शेयर के बराबर एंड गुडविल भी लाता है उसके शेयर के बराबर। गुडविल वैल्यू करने के मेथड्स कौन से हो सकते हैं? ये कोई भी हो सकता है। इन दैट केस कौन कौन से गुडविल के वैल्यूएशन हम लगाते हैं, ये भी कोई भी हो सकता है। ठीक है, बट वो अपनी शेयर के बराबर का गुडविल लाएगा। ओके फाइन। अब मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है व्हाट्सएप, व्हाट्सएप सबको पता है?
व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी कौन सी है, मतलब व्हाट्सएप बेसिकली कौन सी कंपनी के अंडर आता है? फेसबुक के अंदर आता है, ठीक है। फेसबुक ने व्हाट्सएप को कब खरीदा? या खुद बनाया है फेसबुक ने व्हाट्सएप या खरीदा है? फेसबुक ने व्हाट्सएप को कब खरीदा? फेसबुक ने व्हाट्सएप को आपका 3-4 साल पहले, मैक्सिमम 2-3-4 साल हुए होंगे उससे, इस टाइम पे खरीदा है, ठीक है। 2-3 साल भी हो सकते हैं, ठीक है। कितने का खरीदा, किसी को आइडिया है? कितने का खरीदा? 19 बिलियन डॉलर। 19 बिलियन डॉलर। 19 बिलियन डॉलर को अगर मैं करेंसी में कन्वर्ट करता हूँ, इंडियन करेंसी में, तो उसकी वैल्यू होती है 1.5 लाख करोड़। 1.5 लाख करोड़ में उसने व्हाट्सएप को खरीदा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ व्हाट्सएप कमाता कैसे? आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, व्हाट्सएप कमाता कैसे? गाइस, क्लास में कोई प्रॉब्लम है या एम आई ऑडिबल, क्लास नॉर्मल? हेलो गाइस, क्लास में सब हैं? क्लास चल रही है या क्लास लॉग आउट हो गया? हेलो गाइस, नाउ my voice is audible? अब मेरी आवाज क्लियर है गाइस? इज माय वॉइस ऑडिबल टू एवरीवन? ओके, होल्ड ऑन अ सेकंड, वो क्लास थोड़ा सा हट गया, 2 मिनट दो मेरे को। ओके, नाउ इट्स क्लियर। अब क्लियर है गाइस? ओके, तो हमारा एक डिवाइस जो है अभी काम नहीं कर रहा, तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे वो बता दूंगा जो मेरे को बताना है आपको, ठीक है। तो वन ऑफ माय डिवाइस इज नॉट वर्किंग, ओके। सो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो आपका व्हाट्सएप है, वो व्हाट्सएप आपका 19 बिलियन डॉलर्स में बिका। जब वो 19 बिलियन डॉलर्स में बिका, तो उसकी इनकम का सोर्स क्या था? व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर व्हाट्सएप? कैसे कमाता है व्हाट्सएप? डाउनलोड्स एंड एड्स। तो डाउनलोड से कौन देता है उसको पैसा?
एड्स 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 व्हाट्सएप पे मैंने कभी ऐड नहीं देखे। प्ले स्टोर पे जो ऐड होते हैं, प्ले स्टोर पे जो ऐड होते हैं, वो ऐप स्टोर पे जो ऐड होते हैं, उसमें व्हाट्सएप को क्यों देंगे? व्हाट्सएप जो है यूजर यूजर हम तो कभी पे नहीं करते व्हाट्सएप को। पब्लिक कैसे? आपने कभी पैसे दिए हैं ईशान व्हाट्सएप को? फिर तो कौन सी पब्लिक होती है जो पैसे देती है? इनडायरेक्टली दिशा ने आपने कैसे इनडायरेक्टली व्हाट्सएप को पैसे दिए? आप जब इंटरनेट वाले को पैसे देते हो व्हाट्सएप वाले को दे देता है। जितने ज़्यादा डाउनलोड होंगे उतने ऐड मिलेंगे, और ज़िंदगी भर जो आप अगर व्हाट्सएप को डाउनलोड करके बस उसको यूज़ करते रहते हो, तो उसका कोई व्हाट्सएप कहता है जी मेरा कोई खर्चा नहीं आया, सिर्फ डाउनलोड करा तो मुझे 2 रुपये मिल गए थे, और उसके बाद आप उसको 10 साल से यूज़ कर रहे हो तो इट्स ओके। अभिनव डोनेशन, इतनी डोनेशन आ गई कि मैं उस पे 1.5 लाख करोड़ $19 बिलियन खर्च कर दूं, इतनी डोनेशन। आपने दी कभी किसी ने? मैंने तो कभी व्हाट्सएप पे डोनेशन का बटन भी नहीं देखा। दिशा बंसल, यूसेज यूसेज करने से व्हाट्सएप की इनकम कैसे हो जाएगी? मेरे को भी बता दो, ऐसे तो मैं भी यूसेज कर लूंगा। यूजर्स आता नहीं तो यूजर कैसे देता है इनकम, मैं बताऊं ना। व्हाट्सएप पे मुझे एक ऑप्शन दिखाओ जहां पे जो है आपको उनको पे करने का हो। सब्सक्रिप्शन फीस हमने कभी नहीं दी शायद, देयर इज बाहर की कंट्रीज में थोड़ा बहुत सब्सक्रिप्शन फीस है, इंडिया में कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं है। हमने कभी सब्सक्रिप्शन फीस नहीं दी व्हाट्सएप को। बाहर भी अगर आप देखोगे तो बहुत रेयर कंट्रीज में है जिसमें सब्सक्रिप्शन फीस है। ना वो ऐड दिखाता है, ना आपसे वो डाउनलोड के पैसे ले रहा है, ना वो आपसे यूसेज के पैसे ले रहा है, तो वो कमाता कैसे होगा? कुछ तो तरीका हो ना कमाने का। और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी ने उसमें 1,50,000 करोड़ 1,50,000 करोड़ रुपीज लगा दिए। हाँ तो सर्विसेज दे रहा है लेकिन पैसे तो लेगा, फ्री की सर्विसेज थोड़ी कोई देता है, देगा भी तो कमाएगा कहाँ से? सर्विसेज तो दे रहा है, इट्स ओके, वो मुझे पता है सर्विसेज दे रहा है, बट पैसे कहाँ से कमाएगा? ऐसे बिजनेस चले जा रहा है पिछले 10 साल से बिना पैसे के, तो अपनी जेब से ओनर पैसे थोड़ी दे रहा होगा, कहीं तो उसके ऊपर पैसा आ ही रहा होगा। तो ये और ओके, सो आई थिंक एवरीबडी इज क्लूलेस गाइस। पहली बात, व्हाट्सएप या कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड का कोई पैसा प्ले स्टोर नहीं देता। ठीक है? प्ले स्टोर पे जो एड्स दिखते हैं वो गूगल के एड्स होते हैं, वो गूगल के पास जाता है पैसा। तो कोई भी डाउनलोड का पैसा किसी भी ऐप को नहीं मिलता, पहली चीज। यूजर्स, गुडविल का कोई पैसा थोड़ी होता है अक्षर। ये थोड़ी होता है कि भाई मैं बस चलाए जाऊं और मैं एक जो है कहीं से इनकम आनी थी, बस गुडविल बनाए जाऊं, तो वो तो गुडविल का पैसा तो तब आएगा ना जब बिकेगी कंपनी, जब तक बिक नहीं थी तब तक तो कोई पैसा नहीं आ रहा। तो पहली बात, प्ले स्टोर पे डाउनलोड का कोई पैसा नहीं मिलता, रेटिंग्स का कोई पैसा नहीं मिलता। ठीक है? यूजर्स आपके अगर हजारों लाखों में है तो उसका कोई पैसा नहीं मिलता जब तक यूजर डायरेक्टली नहीं पे करता। डोनेशन जो होती है वो कहीं पे ऑप्शन नहीं है कि आप डोनेशंस के थ्रू उसको पे कर दो। ठीक है? व्हाट्सएप कोई ऐड नहीं दिखाता है, विदाउट ऐड जो होता है व्हाट्सएप काम कर रहा होता है। अगर ऐड दिखाता तो अगर आपके फोन में ट्रू कॉलर होगा तो ट्रू कॉलर अपने नंबर्स के बीच में ऐड दिखाता है। तो उसी तरीके से व्हाट्सएप भी अपने अगर नीचे ऐड दिखाने लगेगा तो ऐड दिखाएगा। दिशा, इन्वेस्टर्स 10 साल तक पैसा लगाए जा रहे हैं, बिना इनकम के पैसा नहीं लगाएंगे ना, कोई तो इनकम मॉडल होगा ही होगा। बिना इनकम मॉडल तो कोई कंपनी चल नहीं सकती ना। हर कंपनी में इन्वेस्टर जो कहता है कि मैं आज पैसा लगाता हूँ, मुझे आप 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में कुछ तो अर्न करके दोगे। बट कोई तो आपका एक एक मॉडल होगा ना, अर्निंग मॉडल। ये थोड़ी है कि अर्निंग कोई मॉडल ही नहीं है आपका, बिना अर्न के आप बस चले जा रहे हो, चले जा रहे हो। ठीक है? तो आज हम ये पढ़ते हैं कि व्हाट्सएप को कैसे अर्न करते हैं, एंड व्हाट्सएप को फेसबुक ने क्यों खरीदा, वो कैसे खरीदा। व्हाट्सएप ऑलमोस्ट इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी उसमें सिर्फ 50 एम्प्लॉयज थे।
एक बिल्डिंग से काम करती थी। ठीक है, व्हाट्सएप ने जब बिजनेस चालू करा तो उसने बहुत ही एक सिंपल से लेवल से चालू करा कि हमको एक चैटिंग प्लेटफॉर्म लोगों का बनाना है, दैट इज वेरी सिंपल। आज भी व्हाट्सएप सिर्फ और सिर्फ इसलिए पॉपुलर है क्योंकि इट वॉज नॉट अ ग्रेट थ्रेट टू मैनेजर मैसेंजर। आज भी अगर आप देखोगे अभिनव तो मैसेंजर इज नॉट पॉपुलर, व्हाट्सएप इज पॉपुलर। तो वो मैसेंजर जो है, मैसेंजर आज भी इतना नहीं चल रहा। Speculation: the revenue generated from WhatsApp is primarily through the database management. All the conversion on WhatsApp are backed by WhatsApp servers constantly. नहीं, ये फालतू की बकवास है ये, इतना इतना नहीं होता। ठीक है, डेटा टू डू द फेसबुक, ओके फाइन, नहीं कृष्ण। तो बेसिकली क्या है कि हमने जो व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप से जो बेसिक इनकम होती थी वो उसने सिर्फ और सिर्फ इनकम के लिए कुछ कंट्रीज में, पहले इनिशियली स्टार्टिंग में उसने सबके लिए फ्री निकाला। उसने कुछ कंट्रीज में जो है वो अपना पेड वर्जन निकाला, जो यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, आपका यूके है, यहाँ पे उसके पेड वर्जन थोड़े बहुत चल गए। इंडिया जैसी कंट्री में उसने बार बार पेड वर्जन निकालने की कोशिश की, बट उसको ये रियलाइज हुआ कि इंडिया जैसी कंट्री पे आपका पेड वर्जन नहीं चल पाएगा। तो पेड वर्जन में भी वो बहुत बहुत माइन्यूट कॉस्ट लेता था। तो इन दैट केस आपका लाइक लाइक $2 अ ईयर, लाइक $1 अ ईयर, इतनी वो माइन्यूट कॉस्ट अगर वो ले रहा है तो उसको अपना डेटाबेस बड़ा बनाना था। उसको ये चाहिए था उसके जो 50 एम्प्लॉयज थे वो 50 के 50 एम्प्लॉयज उसमें दिन रात काम करते थे, टू मेक इट सिंपल। नो एडवर्टीजमेंट इनिशियल, ठीक है, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं बनाना, कोई आपका प्ले स्टोर से डाउनलोड का पैसा नहीं लेना, बट एक नॉमिनल कॉस्ट लेनी है, जिससे कि उसने कहा कि जब मैं इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना दूंगा कि एवरीबडी इज ऑन माय प्लेटफॉर्म, तो एक कंज्यूमर राजी हो जाएगा एक छोटी सी कॉस्ट देने की। ठीक है, हमने कहा इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम ट्रू कॉलर, ट्रू कॉलर आज की डेट में फ्री में देता है। ट्रू कॉलर कहता है जी जो है मैं आपको इतना बड़ा डेटाबेस है मेरे पास इतने सारे आपके फ़ोन नंबर्स हैं कि हर बंदा आपको मेरे यहाँ पे डायरेक्टरी में मिल जाएगा। तो अगर आपको प्रीमियम मेंबरशिप लेनी है तो आप 100-150 रुपये दे दो। तो जिन लोगों को ऐड नहीं चाहिए होते वो 100-150-200 रुपये दे देते हैं, बाकी लोग बिना ऐड उसके विद ऐड ही काम करते रहते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप का सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू सोर्स जो है वो आपका था, आपका ये $99 या थोड़ा बहुत आपका, इससे इतना रेवेन्यू नहीं अर्न होता। अगर आप देख के चलो कि अगर मान लो उसके 10 करोड़ लोगों ने भी रेवेन्यू मॉडल यूज कर लिया, बाकी फ्री वाले 10 करोड़ ने आपका एक एक डॉलर साल का भी दिया, तो भी आपके कितने पैसे हो गए? आपके पास $10 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 10 करोड़, 10 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 70 रुपए, उसने साल का, पूरे साल का सिर्फ और सिर्फ 70 करोड़ रुपए कमाया, जिसमें उसके खर्चे भी हैं, रेंट भी हैं, एम्प्लॉय सैलरी भी है, आईटी खर्चा भी है। तो इन दैट केस कोई बहुत मेजर इनकम नहीं है। वो भी जब मैं बोल रहा हूँ जब उसके बाद 10 करोड़ यूजर्स पेड है, तो टोटल यूजर्स ऑलमोस्ट 30-40 करोड़ होंगे, जिसमें से 10 करोड़ पेड वाले होंगे। तो 40 करोड़ यूजर्स पहुंचने के बाद भी उसका जो है सिर्फ और सिर्फ आपका 70 करोड़ ईयरली का टर्नओवर था, जिसमें से खर्चे वर्चे काट के उसकी इनकम जो बनेगी वो बहुत ही कम बने। ठीक है, अब उसने सिर्फ और सिर्फ बड़ा क्या किया, अपनी गुडविल। उसने कहा जी दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म के पास 40 करोड़ यूजर्स नहीं है, मेरे पास है। आज हम व्हाट्सएप पे इसलिए जाते हैं बिकॉज हम किसी का भी नंबर ढूंढते हैं, एवरीबडी इज ऑन व्हाट्सएप। जो फोन में एक बेसिक नेसेसिटी होती है दैट इज व्हाट्सएप। मैसेज आज की डेट में हमने नॉर्मल फोन मैसेजेस छोड़ के व्हाट्सएप चालू कर दिया। ठीक है, बहुत सारे मैसेंजर्स आए, बट व्हाट्सएप जो है सिर्फ और सिर्फ कि उस पर हर बंदा अवेलेबल है इसलिए चल रहा है। तो उसने कहा मेरा एक जो एक यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, कि इसको बंदा इसलिए यूज करता है कि हर बंदा इस पे है। ठीक है, तो उसने कहा कि मेरा नाम बहुत बड़ा है। तो फेसबुक ने कहा जी तेरे तेरे पास एसेट के नाम पे कुछ भी नहीं, अर्निंग के नाम पे कुछ भी नहीं, बट जो तू 40 करोड़ लोगों का डेटाबेस लेके बैठा है ना, वो डेटाबेस मेरे लिए बहुत काम की चीज है। तो इन दैट केस उसने एक 100 करोड़ से भी कम की कंपनी के लिए 1,50,000 करोड़ रुपीस पे करे।
तो सोचो गुडविल उस कंपनी की कितनी कितनी ज्यादा बड़ी होगी कि सिर्फ 50 एम्प्लॉइज, 100 करोड़ से भी कम एनुअल टर्नओवर की एक कंपनी 1,50,000 करोड़ में बिकी। तो बिकी क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपनी गुडविल की वजह से। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं। आपको पता है कि अभी के टाइम पे जियो, JIO, ये कंपनी का नाम सबने सुना है? मुकेश अंबानी की कंपनी जियो। जियो ने मार्केट में आपका टेलीकॉम सेक्टर में लॉन्च करा। इन्होंने इनिशियली 1.8 लाख करोड़ की कुछ इन्वेस्टमेंट की थी 2010। ठीक है, 1.8 लाख करोड़ इन्होंने 4-5 साल अपना सेटअप बनाने में लगाया। 2015 या 16 में इन्होंने अपना जो है लॉन्च कर दिया। लॉन्च करने के बाद में 2 साल तक फ्री में दिया। 2 साल तक जब सब चीज़ें फ्री में दी, उसके बाद भी एक ऐसी वैल्यू नॉमिनल चार्ज करनी चालू करी जो एक बहुत ही मिनिमम वैल्यू थी। तो 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक इन्होंने सब कुछ सिर्फ खर्चा करा, फ्री में दिया। 8 साल इन्होंने जो अपना पैसा लगाया था उस कंपनी में, उससे सिर्फ और सिर्फ एसेट्स बनाए, खर्चा करा, एडवर्टीजमेंट करा, खर्चा करा, फ्री में दिया। तो इनकी कुछ इनकम हुई होगी इतने ड्यूरेशन में, 8 साल के ड्यूरेशन में। गाइस, क्या 8 साल में इनकी कोई इनकम हुई होगी? आज भी अगर हम बोले तो ये बहुत ही सस्ते में दे रहे हैं, तो कोई बहुत मेजरली तो इनकम नहीं है इनकी। ठीक है, बट इन्होंने अपना नाम इतना बड़ा बना दिया। इन्होंने कहा कि हमने इतनी जल्दी मार्केट कैप्चर कर ली, और बाकी कंपनी आज की डेट में लॉस में है। एयरटेल लॉस में है, वोडाफोन लॉस में है, आइडिया लॉस में है। जियो एक ऐसी कंपनी है जो कि प्रॉफिट में। क्यों? क्योंकि इन्होंने मार्केट कैप्चर ही इस तरीके से करी है कि ये कंपनी बहुत माइन्यूट प्रॉफिट में, बट प्रॉफिट ये अपने खर्चे निकाल पा रही है। आज ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, बट कम प्रॉफिट है। तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये कह रही है कि एयरटेल लॉस में या बंद हो जाएगा 2-4 साल में, वोडाफोन लॉस में या बंद हो जाएगा, आइडिया लॉस में या बंद हो जाएगा, मैं चलता रहूँ। फेसबुक ने रिसेंटली इसमें 10% शेयर खरीदा 45,000 करोड़। अभी खरीदा, कोई 5-7 दिन 10 दिन पुरानी बात है। तो 10% हिस्सा उन्होंने 45,000 करोड़ में पहुंचा कि खरीदा। तो जो जियो है, ये जियो की ऑटोमेटिकली वैल्यू 10 टाइम्स तो इसके हो ही गई 4.5 लाख करोड़। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो जियो है वो खर्च करी जा रही है, लॉस में है, फिर भी उसकी वैल्यू 4.5 लाख करोड़ हो गई? तो इसका मतलब ये इसकी कैपिटल वैल्यू नहीं हो सकती, ये इसके एसेट्स की वैल्यू नहीं हो सकती। ये इसकी किसकी वैल्यू है? ये इसकी गुडविल की वैल्यू। वी कैन कॉल इट एज अ गुडविल वैल्यू। मतलब कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि 4.5 लाख करोड़ में से आपका 40-50 1 लाख करोड़ रुपए कैपिटल की वैल्यू बच गई हो, बाकी की जो वैल्यू है वो गुडविल की वैल्यू। तो जब भी एक नया पार्टनर, तो अगर एफबी ने उसका 10% हिस्सा खरीदा है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि एफबी उसका एक पार्टनर बन गया? एफबी जो है जियो में एडमिट हो गया? हाँ, सारे इन्वेस्टर्स पार्टनर ही होते हैं। इन्वेस्टर्स आर नथिंग एज अ पार्टनर। इन्वेस्टर अगर कोई आपकी, आप एक छोटा सा शेयर खरीदते हो ना किसी कंपनी का, एक 100 रुपए का भी शेयर खरीदते हो, तो भी आप उस कंपनी के पार्टनर बन जाते हो, क्योंकि आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट करा है। तो ऑल द इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स आर पार्टनर्स, ऑल द शेयर होल्डर्स आर पार्टनर्स। तो उसको आप बड़ी जो जो आपकी लिमिटेड कंपनीज होती हैं उनमें आप शेयर होल्डर्स नाम दे देते हो। जो आपकी छोटी कंपनी होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, उनमें भी आप शेयर होल्डर नाम दे देते हो। आपका जो पार्टनरशिप फॉर्म्स होती हैं उसमें आप पार्टनर नाम दे देते हो। ठीक है, तो वो है सारी एक ही चीज, ओनर्स हैं, पार्टनर्स हैं। जिसका शेयर होल्डिंग ज्यादा होती है वो बहुत बड़ा हो जाता है, जिसकी शेयर होल्डिंग कम होती है वो छोटा हो जाता है। ऑल दीज पर्सन्स आर पार्टनर्स ओनली। ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर्स। क्लियर? तो जब एक पार्टनर फॉर्म में आता है, तो उस केस में उसको दो चीजें लानी होती हैं। फर्स्ट कैपिटल, दूसरा गुडविल।
वो दो चीजें लेके फर्म के अंदर एंटर करता है। किसी को डाउट इसके अंदर? When a partner enter into the firms, it will enter with capital and goodwill. सिर्फ उतने शेयर की जितना शेयर उसके हिस्से का होता है, अपने हिस्से से ज्यादा की नहीं लाता, अपने हिस्से के बराबर की लेके आता है। ठीक है, ओके। अब इसको अगर हम पहले, सबसे पहले जो है हम ये देखते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो है दैट इज योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि अगर एक नया बंदा फर्म के अंदर एडमिट करता है तो उसकी हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले सिंपल लॉजिक से, सिंपल परसेंटेज से समझाऊंगा, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल बुक के कैसे करने हैं वो देखते हैं। ठीक है, दिस इज मिस्टर ए, दिस इज मिस्टर बी, ये एक फर्म है। इस फर्म के अंदर ये मिस्टर ए और बी बराबर बराबर के पार्टनर हैं, तो मैं बोल सकता हूँ 50% के पार्टनर मिस्टर ए हैं एंड 50% के पार्टनर मिस्टर बी हैं। क्लियर? तो इसको हम बोल सकते हैं 1:1। टेक्निकल लैंग्वेज में बोलें तो मिस्टर ए एंड बी शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:1। तो मतलब 50% का ओनर ए एंड 50% का ओनर मिस्टर बी। गॉट इट गाइस? इसमें थोड़ा मेरे को आंसर जल्दी देना, बिकॉज छोटे छोटे बहुत सारे चीजों के टॉपिक होंगे, तो अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो हम उसको साथ के साथ कोशिश करेंगे समझाने की। ठीक है, ना ही समझ में आए तो बता देना मेरे को साथ के साथ। मिस्टर ए एंड बी 50-50% के पार्टनर्स हैं। ओके, अब आता है ये सी। ठीक है, सी हमारा जो होता है ये कहता है जी मेरे को आपकी फर्म में इक्वल पार्टनरशिप चाहिए। ठीक है, इक्वल पार्टनरशिप चाहिए आपकी फर्म के अंदर। तो ये कहता है जी आप मेरे को बता दो कितना कैपिटल लाना है और कितना वो लाना है, गुडविल लाना है। तो मैं गुडविल भी ले आऊंगा और मैं कैपिटल भी ले आऊंगा। ठीक है, तो अभी तो इसको तो साइड में रखते हैं, हम इसको कहते हैं जी अभी इसकी बात बाद में करेंगे। पहले हम ये बताते हैं कि जो नई फर्म होगी उसमें ए बी सी तीन बंदे कितना कितना प्रॉफिट लॉस शेयर करेंगे। ठीक है, तो गुडविल और कैपिटल को अभी हम साइड में रखते हैं, गुडविल और कैपिटल को अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे। ए बी सी तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग की बात करते हैं। अब सी कहता है जी इक्वल पार्टनर लाना है। इक्वल का मतलब कितने? तीन पार्टनर हो गए। तीन को अगर मैं इक्वल करता हूं तो सी का कितना हो गया? 33.33%, 1/3। तो हम सी को बोलते हैं जी सर ये लो आपका आपका बराबर का शेयर होता है, दैट इज 33%, ये आपका शेयर। ठीक है, तो दिस इज 1/3 शेयर, तो इसको हम 33% बोल लें या 1/3 बोल लें, वो बराबर बात है। अब ए और बी का कैसे निकला? सी का तो निकल आया, ए और बी का शेयर कितना कितना होगा? तो ए और बी बोलते हैं कि भाई ऐसा करते हैं कि जो ये पूरी कंपनी थी, इस पूरी कंपनी में से इस पूरी कंपनी में से आपका हमने ये 1/3 तो सी को दे दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा? 66। अगर 100% की कंपनी है जिसमें से 33% सी को दे दिया, तो ए और बी का कंबाइंड शेयर कितना बचा? 66.66%। और अगर मैं परसेंटेज में प्रोपोर्शन में बोलूं तो वी कैन कॉल इट एज 2/3। बी और सी का शेयर कितना बचा? मिला के कितना बचा? 2/3। फाइन। अब हम उनको बोलते हैं जी आप जो है आपका कंबाइंड शेयर जो है 2/3 बचा हुआ है या 66% बचा हुआ है, इस शेयर को आप दोनों किस रेशो में बांटोगे? ठीक है, तो सी तो निकल गया, सी तो कहता है जी मैं तो निकल गया, मेरा तो 1/3 है, मैं तो खुश हूं। ए और बी का बचा 2/3 या 66%। वो ये कहते हैं जी हम तो जिस रेशो में पहले बांट रहे थे हम तो उसी रेशो में बांट के खुश हैं। हम कहते हैं ठीक है, तो उन दोनों को कितना परसेंटेज मिलना था? 66%। तो हम कहते हैं जी पहले बराबर बांट रहे थे, तो अब जो बचा हुआ है उसको भी बराबर बांट लो।
तो हमने इनको बराबर बांटा, तो बराबर बांटने में इनका हो गया 33% इज टू 33%। और अगर इसको मैं बराबर बराबर बोलता हूं तो हम बोल सकते हैं जी 2/3 का आधा इज 1/3। तो 1/3 आपका ए का हो गया एंड 1/3 आपका बी का हो गया। तो सी का 1/3 था, ए का भी 1/3 हुआ, बी का भी 1/3 हुआ। आप इसको परसेंटेज वाइज देखोगे तो समझना इजी होगा, बट जब हम बुक्स में करेंगे तो हमको उसको फ्रैक्शन में निकालना है। ठीक है, हम इसमें कैसे करते हैं, जो सी को देना है वो सी को दे दिया, रिमेनिंग बचा हुआ हमने जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके बीच में बराबर में बांट दिया। ठीक है गाइस, ये क्लियर हुआ सबको? सब प्लीज आंसर देना थोड़ा ज्यादा, बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आपको नहीं समझ में आएगा तो प्रॉब्लम होगी। ओके, ए बी आर पार्टनर्स, शेयरिंग रेशियो इन द 5:5 हम ले लेते हैं 5:4 ले लो कि A and B partners sharing in the ratio of 5:4. C admit into the firm and C says कि भाई मुझे तो 1/4 शेयर चाहिए, मैं तो 1/4 शेयर लूंगा। Now what will be the ratio of A is to B is to C? अब A B C का रेशियो क्या होगा? इसमें बता सकता है कोई? A is to B 5:4 है, वो कहते हैं कि हम 5:4 में हिस्सा बांटेंगे। C कहता है कि जी मैं नया पार्टनर आ रहा हूं, मुझे 1/4 शेयर चाहिए, उसके लिए कैपिटल और गुडविल कितनी लेंगे वो अभी हम बाद में बात करेंगे। अब न्यू रेशियो जो है वो कैसे होगी? ओके, हाँ 25%, 1/4 जो है वो 25% होता है, 1/4 को हम 25% बोल सकते हैं। ओके, तो गाइज अगर मैं पुराने शेयर की बात करूं तो हम इस पूरी फॉर्म जो कि 100% की फॉर्म है, इसको हमारा 5:4 का मतलब हो गया 9 हिस्सों में बांटना। तो हमने पूरी फॉर्म को देखो 9 हिस्सों में बांटा, 9 हिस्सों में से पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा और पांचवा हिस्सा, ये 5 हिस्से जो हुए ये हो गए 5 शेयर। और 1 2 3 4 जो हिस्सा हुआ ये आपका हो गया बी का शेयर। पहले ऐसे ही बटा हुआ था 5:4। पहले जो फॉर्म थी, पहले ओल्ड फॉर्म, ओल्ड फॉर्म को अगर मैं बोलता हूं जी पूरी फॉर्म के 9 हिस्सों में बांट दिया और 100% की फॉर्म थी, तो जिसमें से मैं उसको 5:4 बोल लूं, ठीक है, या उसको मैं 55% इज टू 45% बोलूं, ये भी वही है। अगर रेशियो में बोलूंगा तो 5/4, परसेंटेज में बोलूंगा तो 55/45% हो जाएगा। और अगर मैं डायग्राम के थ्रू शो करता हूं तो डायग्राम के थ्रू एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, चार हिस्सा, पांच हिस्सा, पांच हिस्से 9 में से एक ही हैं, और 1 2 3 4, चार हिस्से जो है वो बी के हैं। ओल्ड फॉर्म ऐसे काम करेगी, ठीक है। अब इसमें से सी को एंटर करना है हमारा, ठीक है। परसेंटेजेस में हम बोलेंगे 55% इज टू 45% और प्रोपोर्शन में बोलेंगे 5:4। अब इसमें क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे
वैल्यूज कॉम्प्लेक्स हो गई तो थोड़ा सा क्वेश्चन भी कॉम्प्लेक्स हो गया। पिछले वाला क्वेश्चन 1:1:1 था तो सिंपल हमने बिना कैलकुलेशन के ही निकाल दिया था। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं जी हमारी पूरी फॉर्म तो वही 100% रहेगी, फॉर्म तो छोटी बड़ी हो नहीं सकती, तो हमने पूरी की पूरी फॉर्म जो है उसको वापस 100% फॉर्म बनाया। 100% में से सबसे पहले तो जो जो सी को देना है, सी का शेयर तो सी को देना है 1/4, तो ये 1/4 जो शेयर है ये तो सी को दे दो। अब मैं इसको 1/4 बोल सकता हूँ या मैं इसको 25% भी बोल सकता हूँ। तो ये तो पूरा का पूरा शेयर किसका चला गया, सी का चला गया 100% में से। क्लियर, 100% में से आपका सी का शेयर जो है वो 1/4 या 25% चला गया। रिमेनिंग कितना परसेंट शेयर बचा, 75% शेयर बचा। इस 75% शेयर को किसके बीच में बांटना है, A is to B। नाउ द क्वेश्चन इज कि A और B को कितना कितना शेयर दें। तो वो कहते हैं कि जी अगर कुछ भी नहीं मेंशन, अगर नहीं बता रखा कितना कितना देना है, तो जिस रेशो में हम पहले बांट रहे थे जिस रेशो में हम पहले आप हमको दे रहे थे, आप हमको उसी रेशो में दे दो। तो वो कहते हैं जी आप जो 75% ले रहे थे ना, इसमें से आप पुरानी रेशो जो है 5:4 उसी में ही बांट। तो 75% को हम 5:4 में बांट देते हैं। तो 75% को 5:4 में बांटने के लिए हम इसके फिर से 9 हिस्से करते हैं। पिछली बार हमने पूरी फर्म के 9 हिस्से करे थे, इस बार हम कितने के 9 हिस्से करेंगे, 75% के। तो हम अगर इसको 9 हिस्सों में बांटते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने जो 9 हिस्से बांटे, इस 9 हिस्सों में हमने देखा कि जी 5 हिस्से ए के हैं, 1 2 3 4 और 5, और 4 हिस्से जो हैं वो वही बी के हो गए। ठीक है, तो इन दैट केस अगर मैं डायग्राम के थ्रू शो करूं तो इस तरीके से कुछ शो हो जाता है जी, 5 हिस्से ए के, 4 हिस्से बी के, और 1/4 जो है वो सी का। बट हमारा आंसर तो परसेंटेज में निकलेगा या आंसर जो है वो तो हमारा फ्रैक्शन में निकलेगा। परसेंटेज में भी चलो देखते हैं। परसेंटेज में क्या बोलते हैं जी, 75 जो परसेंट है, 75% को 5:4 में डिवाइड कर देते हैं। हमने कहा ठीक है जी, तो 75% को हमने बोला कि 5/9 कर दो, तो 5%, 5 इसका हिस्सा आ जाएगा। तो 5/9 हमने करा तो इसका कितना आया 41.65, और दूसरे का कितना आया 33.3। इनको प्लस करोगे तो 75 बन जाएगा। तो हमने बोला जी 25% तो सी के पास गया, 41.65 जो है वो ए के पास आया, एंड 33.3% जो है वो बी के पास गया। ए बी सी। अगर हम न्यू फॉर्म बनाते हैं और न्यू फॉर्म का शेयर 41% इज टू 33% इज टू 25%, ये हमारा न्यू फॉर्म का शेयर हो गया परसेंटेज में अगर मैं बात करता हूं। ठीक है, ये क्लियर है सबको। अगर हम डायग्राम से दिखाते हैं तो डायग्राम से हमारा शेयर जो आया ऐसे आया। अगर मैं परसेंटेज पे दिखाता हूं तो हमको ओल्ड पार्टनर्स की जब तक बोला नहीं हुआ परसेंटेज चेंज नहीं करनी है। इजन परसेंटेज में ना हम आंसर लिखते नहीं है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए आपको मैंने बताया हुआ है। हमारा आंसर हमेशा फ्रैक्शन में आएगा, परसेंटेज तो सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो हमारा जो है वो परसेंटेज बना ये वाला। अब मैं आता हूँ जी इसको फ्रैक्शन पे कैसे लिखते हैं। तो अगर हम इसको फ्रैक्शन पे लिखने की बात करते हैं तो हम उसको फ्रैक्शन पे कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो निकालेंगे हम इसको फ्रैक्शन पे ऐसे, हम उसको बोलेंगे जी आपका सी का कितना शेयर है, सी का शेयर था 1/4, तो रिमेनिंग पार्टनर्स का कितना शेयर बचा, उनका शेयर बचा 3/4। अगर आपका
ए का शेयर जो सी का शेयर है वो सी का शेयर है 1/4, तो रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर कितना बचा 3/4। 3/4 जो शेयर बचा, इस शेयर को कितने रेशो में डिवाइड करेंगे, इस शेयर को हम इनकी 5:4 की रेशो में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो वो ये कहते हैं जी हमारा जो हिस्सा बचा उस हिस्से को हमारी ओल्ड रेशो में डिवाइड करें। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो गया, जो इनका शेयर बचेगा वो बचेगा 3/4 इंटू 5/9, 3/4 इंटू 4/9। हमने वही किया जो हम यहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे हमने बस परसेंटेज को 5/9 और 4/9 में बांटा, यहाँ पे हम प्रोपोर्शन को 3/4 को 5/4 और 4/9 में बांटा। यहाँ पे जब हमने परसेंटेज को बांटा तो आंसर परसेंटेज में आया, जब हमने यहाँ पे परसेंटेज में बांटा तो आंसर परसेंटेज में आया, हम यहाँ पे प्रोपोर्शन में बांटेंगे तो प्रोपोर्शन में आएगा। ठीक है, मैं आपको एक नेक्स्ट पेज पे करके दिखाता हूँ इसको फॉर्मली कैसे करेंगे। ओके, तो हम फॉर्मली इसको लेते हैं, फॉर्मूला हम इसको करते हैं दैट योर A is to B is 5:4, C admitted for 1/4 share। ठीक है, इसमें हम फॉर्मली सबसे पहले निकालते हैं रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर जो हो गया वो हम कहते हैं जी 1 माइनस 1/4, दैट विल बी 3/4। आपका जो हमने 75% बोल लो या उसको 3/4 बोल लो, तो जब भी आपको क्वेश्चन होगा तो उसमें आप सबसे पहले निकालोगे जी रिमेनिंग शेयर। अब हम कहते हैं जी सी का तो 1/4 था, जो रिमेनिंग शेयर था उसके अकॉर्डिंगली ए और बी का कितना बन रहा है, तो हम इसको बोलते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए की अगर हम निकालते हैं तो ए को बोलते हैं जी आपका टोटल कितना रिमेनिंग बच रहा था हिस्सा 3/4, इसमें से आपका कितना है, वो कहता है जी मेरा है 5/9। बी को बोलते हैं, बी को कहते हैं जी आप दोनों का मिला के कितना बच रहा था, वो कहता है 3/4, इसमें से आपका कितना शेयर है, वो कहता है जी मेरा शेयर है 4/9। ठीक है, तो ए का टोटल अगर हम देखते हैं तो ए का कितना आ गया यहाँ पे आपका, दैट इज 5/12। बी का अगर हम देखते हैं तो कितना आ गया, दैट इज 4/12। सी का शेयर कितना है 1/4, बट अभी आंसर नहीं निकला। जिन लोगों के पास मैथ्स है, आपको एक मैथ्स का बहुत छोटा सा लॉजिक कि किसी भी चीज को अगर हमको प्रोपोर्शन में डालना है तो प्रोपोर्शन में डालने के लिए बहुत जरूरी है कि डिनोमिनेटर सेम हो। बिना डिनोमिनेटर सेम हुए हम उसको प्रोपोर्शन में नहीं डाल सकते। अगर हम इसको बोल देंगे 5:4:1 तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका टोटल अगर हम करेंगे तो 5 + 4 + 1 10 होगा, ये गलत होगा। तो इसलिए हम 5, 4 और 1 नहीं बोल सकते। इसका डिनोमिनेटर 12 है, इसका भी डिनोमिनेटर 12 है, तो हमको जो C होगा उसको भी डिनोमिनेटर इक्वल करना होगा, तभी वो सेम प्रोपोर्शन में आएगा, अदरवाइज वो सेम प्रोपोर्शन में नहीं आएगा। तो बराबर करने के लिए हम उसको 3/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, दैट विल बी 3/12। तो उसका जो रेशियो बना वो बना 5:4:3, एंड हमेशा जो इसका टोटल होगा दैट इज 12। तो जो इसके नीचे डिनोमिनेटर आ रहा है इनका टोटल आपका हमेशा वही होना चाहिए। अगर टोटल डिफरेंट आ रहा है और डिनोमिनेटर डिफरेंट आ रहा है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की। गाइस क्लियर है कि ये आपका, इसको हम बोलते हैं एडमिशन के रेशियोज वाले क्वेश्चन। ये रेशियोज वाले क्वेश्चन के 3 मेथड्स होते हैं, ये हमारा फर्स्ट मेथड। सॉरी,
ये आपके रेशियोज वाले के निशान। जो सी होता है, मैथ्स का हमारा एक लॉजिक होता है कि कोई भी चीज जिसको हमको सेम प्रोपोर्शन में डालना होता है, सेम रेशियोज में दिखाना होता है, वो डिनोमिनेटर इक्वल होगा तभी हम उसको बराबरी पे रख सकते हैं। तो इन दोनों का डिनोमिनेटर तो 12 था, इसका डिनोमिनेटर 4 था। तो जब तक इसका डिनोमिनेटर 12 नहीं होता तब तक हम उनको साथ में नहीं रख सकते। तो 12 डिनोमिनेटर करने के लिए हमने उसको 3/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो 3/12 हो गया। अब हम इनको सेम को सेम रेशियो में डाल सकते हैं। इसको हम बोलते हैं रेशियोज वाले क्वेश्चन। रेशियोज वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ये मेथड नंबर 1 है। मेथड नंबर 1 जो हो गया, उस केस के अंदर आपको क्या गिवन होता है? आपको ओल्ड रेशियो गिवन है, आपको न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं गिवन होता। अगर आपको कोई भी और चीजें गिवन है तो वो मेथड नंबर 2 या मेथड नंबर 3 का पार्ट होंगी। मेथड नंबर 1 के अंदर सिर्फ ओल्ड रेशियो एंड न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओनली दिस इज गिवन। स्टेप्स: रिमेनिंग शेयर निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो आपका रिमेनिंग शेयर आया हम इसको बोल सकते हैं रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो जो हमने करा, रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो ऑफ द न्यू पार्टनर्स। गाइस क्लियर है क्वेश्चन सबको? ठीक है, ओके। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट मेथड है गाइस, हर जगह पे ये अप्लाई नहीं होगा। बहुत ध्यान रखना कि ये सिर्फ एक जगह पे अप्लाई होगा जहां पे ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो है एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। एक्सेप्ट दिस कोई भी और इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। ओके, आंसर निकालो। A is to B is to C is 5 is to 4 is to 3. Be admitted in the firm for 1/2 share. You have to find out new profit sharing ratio. A is to B is to C is 5 is to 4 is to 3. Be admitted into the firm for 1/2 share. You have to find out new profit sharing ratio. आयुष 5 is nothing. हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4 पार्टनर्स की निकालनी है, तो x is to y is to z is to a, इस तरीके से आंसर आएगा। 5 is to 4 is to 3 is to 12. 5/24, 4/24, 3/24 and 12/24. 5 is to 4 is to 3. बाकी लोग जल्दी से प्लीज निकालो। सिर्फ 4 बच्चों का आंसर आया है। यू हैव टू फाइंड आउट द रिमेनिंग रेशियो, और रिमेनिंग शेयर जो आया उस रिमेनिंग शेयर से ओल्ड रेशियो को मल्टीप्लाई कर देना है एंड डी का डिनोमिनेटर सेम कर देना है। जस्ट दिस दीज 3 स्टेप्स, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना गाइस। किसी को डाउट आया? कोई और है जिसको डाउट है? ठीक है, ओके। सो गाइस आज हम यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। आई होप ये वाला टॉपिक सबको क्लियर होगा। बुक्स में आपके क्वेश्चंस भी हैं, इलस्ट्रेशंस भी हैं, बट सिर्फ वो वाले क्वेश्चंस करना। बुक में मेथड नंबर 1 2 3 के हिसाब से डिफाइन नहीं है। बुक्स के अंदर आपको सिंपल सारे क्वेश्चंस मिक्स हैं। जिन क्वेश्चंस में ओल्ड रेशियो दी हुई है या जिन क्वेश्चंस में ओल्ड रेशियो के साथ में न्यू पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है, सिर्फ वो वाले क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। उसको छोड़ के बाकी के क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। जो 2 मेथड्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ अभिनव, आज पक्का मैं कर दूंगा, गुडविल एंड इसके दोनों के नोट्स दे दूंगा। ठीक है, बुक नहीं है, आप एक बार बुक ऑनलाइन मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बुकलेट भेजी हुई है, आप उसमें ले सकते हो।
फ्रेम टेस्ट जो है वो गुडविल का है, सिर्फ गुडविल, गुडविल का पूरा। अरे टेस्ट में चैप्टर गुडविल, पूरा का पूरा गुडविल, सारे मेथड्स उसके होंगे, वो सिर्फ टेस्ट के अंदर है इसमें। ठीक है, तो गाइस इस चैप्टर को आप जो है अभी जितने हमने क्वेश्चंस करे हैं इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रैक्टिस करना, एंड देन विल स्टार्ट विद नेक्स्ट रूट मैटर। ठीक है, प्लीज एब्सेंट मत होना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर मिस हो गया तो आपको वो नेक्स्ट क्लास का समझ में नहीं आए। ठीक है, ओके, बाय फॉर नाउ, आपको मंडे को मिलते हैं। ओके बाय।